गुड इवनिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन वाला टॉपिक देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब हमारा क्या है। तो देखो, किसी भी टेबल पर ओके जब कोई लिक्विड पड़ा हुआ रहता है तो तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो लिक्विड रेस्ट पोजीशन पर रहता है, राइट। अब कभी कभी यही लिक्विड, ठीक है, सरकते 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 बाजू में आ जाएगा और ड्रिप कर जाएगा। ये केस कब होता है? जब यहाँ पर आपका सरफेस सनमाइकर का हो, राइट। और वही अगर वुड का सरफेस हो या कुछ हो तो वो यहाँ पर स्टेबल पोजीशन में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, राइट। तो अब ये हुआ कैसे? बिकॉज लिक्विड के नीचे वाला लेयर, कभी भी कोई भी लिक्विड काफ़ी सारे लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। समझो, मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूँ अगर, तो समझो ये लेयर है, ठीक है। तो ये लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 2 और ये लेयर नंबर 3। तो अब वुडन सरफेस के साथ लेयर नंबर 3 कांटेक्ट पर है, राइट। तो जब लेयर नंबर 3 इसके साथ प्रॉपरली बैठ नहीं पाएगा तो ये स्लाइड करेगा। तो लेयर नंबर 3 स्लाइड करेगा तो अपने आप लेयर नंबर 2 भी धीरे धीरे स्लाइड करेगा। लेयर नंबर 2 क्या करेगा? लेयर 1 को स्लाइड करने के लिए मदद करेगा और लेयर नंबर 1 फिर स्लाइड होना शुरू होगा और इस वजह से पानी अपने पीछे जाते 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 दाग छोड़ते जाता है। ओके, इट कीप्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ इट। क्लियर? तो अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूं। ओके, तुम लोग नदी या पानी में देखो और उसके अंदर एक स्पाइडर को डाल दो, ठीक है। तो स्पाइडर पानी के ऊपर से आराम से चल के निकल जाता है, ठीक है। और पानी का ग्लास लो, एक या फिर टब में पानी लो, इसके अंदर नीडल को ड्रॉप करो तो ये नीडल क्या होगा? पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन यही नीडल को अगर हम लोग ग्रीजिंग कर ले, ग्रीस लगा ले, तो यही नीडल ऊपर फ्लोट होने लगेगा। ओके, तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इस सरफेस टेंशन को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हमें इनके छोटे पार्ट्स पर जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ये लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम इस स्टडी को मेनली किसके अंदर पार्ट कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर थियरी, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर थियरी के अंदर पहला पार्ट आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? हमें क्या मालूम है? एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में पता है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर। मैटर किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसका बना हुआ है? एटम्स। क्लियर? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बराबर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता क्या है? इनडायरेक्टली इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिखो सब लोग, द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स is called intermolecular force, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को
ठीक है, दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। कभी कभी ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के रहेंगे। समझो ये दोनों मॉलिक्यूल वाटर वाटर, या फिर दोनों मॉलिक्यूल ऑयल ऑयल, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये लेयर, ये एग्जाम्पल लिया, तो ये पानी के लेयर को जब मैंने तोड़ा ऐसा, तो इन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन पानी का लास्ट लेयर और ये टेबल का लेयर, ठीक है ना, ये टेबल का लेयर, इनके बीच के मॉलिक्यूल्स अलग है, ठीक है। तो जब क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ सेम टाइप और मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अलग होंगे जब वो सेम टाइप रहेगा और जब वो डिफरेंट टाइप रहेगा, राइट। तो अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो हिस्से में तोड़ा हुआ है। वन इज कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड अनदर इज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अनदर इज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यहां पर, तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई तो सेम टाइप का रहेगा और कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैसे, को मीन्स कंपनी, बराबर, इसका मतलब दोस्त और इसका मतलब सेम मॉलिक्यूल, ओके। एडेसिव मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके वजह से इसका नाम है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो कभी भी अगर तुम ध्यान दो तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे अभी से, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में देंगे तो हम लोग क्या नाम देंगे, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, ऑयल वाटर वाटर वुड, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखो ऑयल का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल, और सेम वाला सेम, ऑयल ऑयल वाटर वाटर, करेक्ट कि नहीं। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होपफुली तुम्हें समझ गया क्या है कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं। लिखो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of same substance is called as cohesive force of attraction, is called as cohesive force of attraction। हो गया। एग्जाम्पल, ऑयल ऑयल, वाटर वाटर, ओके। तो अब इसका सेकेंड पॉइंट क्लियर करते हैं कोहेसिव फोर्स का, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। देखो अब अगर मैं सेम टाइप का मॉलिक्यूल लूं, समझो ये रहा एक वुडन ब्लॉक, बराबर। अब ये वुडन ब्लॉक, इसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब मैं लेता हूं वाटर,
इनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, फिलहाल मैं अंदर की तरफ ही देखूंगा, ठीक है। और फिर लेता हूं गैस, एयर, गैस, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर मैंने ये 3 केसेस लिया तो इनडायरेक्टली मैंने क्या क्या किया, देखो ये है सॉलिड, राइट, ये है लिक्विड और ये है गैस, एयर। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, बराबर। इन दोनों मॉलिक्यूल का टूटेगा ही नहीं, काफी तक ज्यादा दोस्ती है दोनों के बीच में, कोहेसिव फोर्स। इनके बीच में दोस्ती तो है लेकिन ओके, ठीक है ना, मतलब ठीक ठाक, ठीक है, चलेगा। थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा रह गया, ठीक है दोस्ती है लेकिन हाय हेलो बाय। लेकिन गैस में देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स तो है लेकिन सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स किधर भी दौड़ सकता है, करेक्ट। तो हमें यहां से क्या मिलता है, सेकेंड पॉइंट में हम थियरी में क्या लिखेंगे इसका, कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन गैसेस, बराबर। यही रीजन है, तुम लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप, राइट, और ये शेप का रीजन क्यों, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर। अब देख, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट थियोरेटिकल पार्ट, थियरी लिखेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ different substance is called as adhesive force of attraction. तो एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बोलो। ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड वुड, वाटर एंड ग्लास, मतलब हर अलग सब्सटेंस का, रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा। अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक देखो ध्यान से, कंसिडर 2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, ठीक है। या फिर हम 2 बॉयज को कंसिडर कर लेते हैं, बॉय नंबर 1 और समझो एक और गर्ल, गर्ल नंबर 1, क्लियर। तो अगर बॉय नंबर 1 को गर्ल 1 को बुलाना हो, ठीक है, तो वो पहले छोटे छोटे आवाज़ें करेगा, ची 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 करके आवाज़ करेगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक ये आवाज़ें जाती, करेक्ट। अगर यही बॉय 1 और गर्ल 1 थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, तो वो हेलो इधर आ ऐसा करके कॉल करेगा, मतलब रेंज बड़ा हो गया थोड़ा सा। सिमिलरली अगर यही बॉय 1 और गर्ल 1 काफ़ी दूर चले गए, देन ये जो कॉलिंग थिंग है
ये काम ही नहीं करेगा, मतलब बुलाना आपका साउंड उस तक पहुंचेगा ही नहीं। मतलब हर चीज़ का एक ना एक पर्टिकुलर रेंज रहता ही है देखा जाए तो, बरोबर। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में जाए, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2, ये जो हम देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाए, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन रहता है, दैट इज इनके बीच में भी अलग एक आशिकी लेवल चलेगा, ठीक है। तो अब ये लेवल हर सब्सटेंस में डिफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रेंज है, ठीक है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब इनके बीच का जो मॉलिक्यूल है ना वो काफ़ी क्लोजेस्ट है। ये तो हमने देखा, लिक्विड में थोड़े दूर है और गैसेस में काफ़ी ज़्यादा दूर है, राइट। तो हर एक मॉलिक्यूल की एक कैपेबिलिटी रहती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को किस हद तक अट्रैक्ट कर सकता है, कहाँ तक, किस रेंज तक अट्रैक्ट कर सकता है। तो समझो मॉलिक्यूल नंबर 1 की कैपेबिलिटी अगर इतनी रहे, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल 1 ने अपने आजू बाजू में इतने सारे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, अपने प्यार में बांध के रखा है, ओके। अब और ये जो मॉलिक्यूल 2 है ये इसके अंदर नहीं आया, राइट, तो ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं रहेगा, क्लियर। तो हर मॉलिक्यूल्स का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसका अपना ही एक रेंज रहता है, ठीक है। उस रेंज के बाहर वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर हम फिजिक्स में प्रैक्टिकली देखें, एक प्रैक्टिकल चीज़ें देखें फिजिक्स में, ये आप कहाँ देखते हो, समझो एक टेबल पर अचानक से पानी गिर गया, ठीक है। पानी गिरने के बाद एक छोटा सा ड्रॉपलेट उसके बाजू में आके गिरा, ठीक है, पानी का ड्रॉपलेट। तो तुम देखोगे ये पानी का ड्रॉपलेट अचानक इसके अंदर अटैच हो जाएगा, क्लियर। दिस इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां का मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखें, प्रैक्टिकल बात समझ में है तुम्हें, तो लिखो द मैक्सिमम डिस्टेंस from a molecule up to which the molecular force is effective is called as range of molecular force, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज 10⁻⁻8 मीटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मतलब सोचो कितना कम डिस्टेंस है, 10⁻⁸, ठीक है, इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने मॉलिक्यूल बनाया था एक, ठीक है, एक छोटा मॉलिक्यूल, और उसके बाजू में मैंने एक सर्कल बनाया था, राइट। अब इसका इस सर्कल का एक सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक एक खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। इनडायरेक्टली ये तो फोर्स की बात पहले हमने कर ली, ये इसका इन्फ्लुएंसिंग स्फीयर है। ये जो सर्कल हमने बनाया देख रहे हो ना, ये जो डॉटेड सर्कल बनाए,
ये उसका इन्फ्लुएंस है, मतलब वहां तक वो सारे चीजों को अपने अंदर खींच सकता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, एन इमेजिनरी स्पीयर with a molecule at its center and radius equal to molecular range is called as sphere of influence। बराबर। तो हर स्पीयर का, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। सपोज मैंने एक कैन ले लिया, इसके अंदर लिक्विड है, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका अपना एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका अपना एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका अपना एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, सरफेस फिल्म। अब ये क्या है, देख, अब समझो वाटर ले लो एक कैन में, और एक कैन में ऑयल ले लो, और इसके अंदर फिंगर डिप करो, और इसके अंदर भी फिंगर डिप करो। ठीक है, तो डिप हो जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर फिंगर में कुछ ऑयल लगा हुआ रहेगा और बहुत ही ज़्यादा थिकी लगेगा, जबकि वाटर के साथ वाटर लगता तो है फिंगर में, लेकिन इतना ज़्यादा थिकनेस नहीं रहता। करेक्ट? ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म मतलब जो भी लेयर है, जो भी पानी है, उसके ऊपर जो सतह, उसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। किसी का थिक होता है और किसी का थिन होता है। तो जितना ज़्यादा थिनर उतना लिक्विड फ्लो में इजी होता है, जितना ज़्यादा थिकी, जितना ज़्यादा गाढ़ा ज़्यादा होगा उतना वो कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक सरफेस फिल्म का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड with thickness equal to range of intermolecular force is called as surface film। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। से दिस, अब अगर मैं कोई कंटेनर लेता हूँ और अगर इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, तो इसके हर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना, अभी अभी हमने देखा कि उसके पर्टिकुलर रेंज तक दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो एकदम सतह पर है या एकदम कॉर्नर में इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं है, ये बस उधर बैठ गए हैं, उनको वहाँ से हिलना नहीं है। ठीक है, तो कुछ लिक्विड्स के सरफेस फ्री रहते हैं, बराबर।
अगर इसको बेस्ट एग्जाम्पल लेना है तो ये जो वाटर कंटेंट है या कुछ भी हो, वाटर ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, जब मैं इस कंटेनर को खाली करूंगा, पूरा दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करूंगा, कंटेनर नंबर 2 में मैंने इसको ट्रांसफर किया, तो तुम देखोगे कंटेनर नंबर 1 पूरी तरीके से सूख नहीं जाता। कंटेनर नंबर 1 में तो भी पानी का गीलापन तुम्हें महसूस होगा ही, है या ना। तो ये गीलापन क्यों हुआ? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को कोई दूसरा मॉलिक्यूल खींच के नहीं लेके गया, बराबर। तो कोई इसको खींच के नहीं लेके गया, तो मॉलिक्यूल्स यहां पर ही रहेंगे, राइट। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन है। कंटेनर नंबर 1 से कंटेनर नंबर 2 में ये लिक्विड गया तो कुछ मॉलिक्यूल्स छूट गए, कंटेनर नंबर 2 से कंटेनर नंबर 3 में जाएगा, फिर से कुछ मॉलिक्यूल्स छूट जाएंगे, कंटेनर नंबर 3 पे फिर कुछ मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, और ऐसा करते 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 अगर मैं 100 कंटेनर पे पहुंच जाऊं तो क्या कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड बचेगा? ठीक है, सोचने वाली बात है, राइट। कि लिक्विड मतलब क्या? मतलब मैं अगर इसको बॉटल से बॉटल अगर पानी को ट्रांसफर करते रहूं, मतलब फिजिक्स अभी ये प्रॉपर्टी यही बोल रही है ना कि आप फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड छूट जाते हैं। तो 100 या 1000 बॉटल को एक ही लिक्विड में अगर ट्रांसफर करते रहो, ये बॉटल नंबर 1 से बॉटल नंबर 2, 3, 4, 5 और ऐसे करते करते 1000 तक चला गया, तो 1000 में जाते वक्त मेरे पास कुछ पानी नहीं बचेगा, सब पानी खाली हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, राइट। तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो खाली होगा कि खाली नहीं होगा? ठीक है, तो ये चीज जो है, ये काफी सारे कंटेनर्स अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो खाली हो जाए, ठीक है। वो 1000 नहीं, वो करोड़ों कंटेनर लग जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स छूट रहे हैं, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है, एटॉमिक नंबर्स में है, ठीक है। तो उतना एटम्स कवर करने के लिए आप एक लिक्विड को, एक लीटर पानी को अगर आपको कंटेनर टू कंटेनर चेंज करके आपको अगर खत्म करना हो तो आपका 10 से लेके 15 साल चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि आप कंटेनर टू कंटेनर डालकर लिक्विड को खत्म करो, ओके। तो इसका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसका लाइन लिख लेते हैं। तो इट इज द सरफेस ऑफ ए फ्लूइड which does not experience any shear stress is called free surface of liquid. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, इतने सारे डेफिनेशंस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, जो मेजर सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो समझो मैं कंटेनर लेता हूं और इसको अंदर डिप करता हूं, एक मॉलिक्यूल यहां लिखता हूं डीप इनसाइड द लिक्विड, एक लेता हूं यहां पर एकदम सतह पर है लेकिन नीचे है, राइट, और एक लेता हूं यहां पर, ये बी है, ये सी है, राइट। 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुमको। मॉलिक्यूल ए deep inside liquid, sphere of influence, नोट्स में लिखो, हाँ, ये इनसाइड लिक्विड, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3,
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका क्या है, पूरा इनसाइड द लिक्विड है एंड एक्टेड बाय ऑल कोहेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। क्या मैं किधर भी गलत हूं? करेक्ट। लिक्विड के अंदर है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा अंदर है, एक्टेड बाय कोहेसिव फोर्स, चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स ही लग रहा है, बराबर। नाउ मॉलिक्यूल बी ये सतह पर है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, यहां पर समझ लो फ्री सरफेस पे। तो मॉलिक्यूल बी, पॉइंट नंबर 1, इट इज इन सरफेस लेयर, बराबर, एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, करेक्ट। नेक्स्ट, इसका जो लार्जर पार्ट है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम बनाएं तो लार्जर पार्ट पानी के अंदर है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लार्जर पार्ट is inside the liquid and smaller part is above the liquid, बराबर। ये बाहर मत लेके जाओ, हाँ, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, राइट। थोड़ा सा जैसे ये बाहर जो मैंने लिया है, यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर मैं ले भी लूँ, एडेसिव फोर्स है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स है। तो कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एडेसिव फोर्स से, करेक्ट कि नहीं। और अगर हम लोग की कोई लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ रहे, यहाँ पे भी देखो ग्लास, और ये है, इस साइड पर एडेसिव फोर्स है और इस साइड वाइट वाले सेक्शन पे कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। तो यहां पे एडेसिव फोर्स इज वीकर, फोर्स ड्यू टू एयर इज वीकर देन कोहेसिव फोर्स, करेक्ट। अब तो क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडेसिव फोर्स से, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट कि नहीं। समझ आए ना क्या हो रहा है। यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स कहां जाएगा, नीचे की तरफ, तो लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं मॉलिक्यूल नंबर सी के बारे में। मॉलिक्यूल बी लिख लिया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल सी, इट इज एग्जैक्टली ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, करेक्ट। सो हाफ इज इन, इसका हाफ देखो मॉलिक्यूल सी का, आधा पे क्या है, एडेसिव फोर्स है, और आधा पे क्या है, कोहेसिव फोर्स। तो हियर एडेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, बराबर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स रिमेन ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो यहां के जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो कहां पे रह जाएंगे, सरफेस में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए समझो यहां पर कोई एक कंटेनर है, राइट, और इसका जो ऊपर जो लिक्विड है, और अगर लिक्विड के ऊपर कुछ गंदगी गिर जाती है,
ठीक है, तुम देखोगे कि कोई पानी को अगर बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा जाए और उसके ऊपर ऊपर गंदगी बैठ जाती है, राइट कि नहीं, तो ये गंदगी पानी के अंदर नहीं जाती, क्योंकि वो लिक्विड के फिल्म के ऊपर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो, एडेसिव फोर्स हैज बिकेम इक्वल टू कोहेसिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो आगे देखो, हमें क्या पता है, डेंसिटी, ये जो सरफेस है, ये जो पॉइंट है, ये किसके साथ कांटेक्ट में है? एयर है। और ये किसके साथ कांटेक्ट में है? वाटर के साथ कांटेक्ट में है। देखो मॉलिक्यूल सी में ना बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, बराबर। अब तक सब इक्वल था, लेकिन एयर की डेंसिटी क्या है? लेस है देन डेंसिटी ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट, molecules of water get attracted towards inside water molecules sometime। ठीक है, तो कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें मॉलिक्यूल सी भी किस वजह से अंदर अट्रैक्टेड मिले? एयर और वाटर के डेंसिटी की वजह से, क्योंकि वाटर जीत जाता है एयर के सामने बिकॉज ऑफ द फैक्टर डेंसिटी। किसी ना किसी का जीतना तय है, ठीक है ना कहीं उसको मॉलिक्यूल्स को मूव करना ही है। तो वो किस तरफ मूव करेगा? ठीक है ना, नीचे की तरफ। ओके, तो अभी जो ये फोर्स है, राइट, अगर एक और चीज मैं अगर देखूं, एक और एग्जांपल मैं अगर लूं, ठीक है ना, समझो ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और यहां पर एक पट्टा है, और इसको मैंने सोप में डिप किया, सोप के पानी में डिप किया। तो सोप के पानी में जब डिप करूंगा तो यहां पे एक लेयर बन जाएगा, और अगर मैं इस रॉड को खींचूं तो ये जो सोप का फिल्म है ये बढ़ जाएगा, करेक्ट, एक्सटेंड होगा। और खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, राइट। ये ज़्यादातर तुम लोगों ने मेले में देखा होगा, एक छोटा सा ऐसा आता है जिसके अंदर साबुन का पानी भरा हुआ रहता है। बच्चे लोग एक ऐसा लेते हैं, इसको इसके अंदर डिप करते हैं, तो यहाँ पर ये भर जाता है, फिर फूंक मारते हैं तो बबल बन के उड़ जाता है, राइट कि नहीं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सोप, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड या किसी भी चीज़ को खींचते हैं या फिर किसी में डिप करते हैं, तो उसके अंदर ये पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, ठीक है। उसको एक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन कभी भी, ठीक है, कैसे एक्ट करेगा, समझो ये लिक्विड है, ये तुम्हारा डायमीटर है, तो सरफेस टेंशन ऐसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियल फॉर्म में ये ऐसे एक्ट करेगा। अगर हम लोग ऐसा पकड़े तो ऐसा एक्ट करेगा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑलवेज द मेजर हाईलाइटेड पॉइंट, ठीक है ना, द सरफेस टेंशन ऑलवेज acts on a tangential manner। क्लियर, समझ में आया? तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगा, व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज सरफेस एनर्जी। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।